आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव का ऐलान होगा ऐसा माना जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र दो वो अहम राज्य जो दोनों अभी यूपीए के कब्जे में हैं। कांग्रेस का शासन है हरियाणा में और कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता है महाराष्ट्र में। इसलिए ये पहला बड़ा टेस्ट लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा महाराष्ट्र के लिए तारीखों का ऐलान होगा 4:30 बजे। ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इन चुनावों की जो आज से शुरू हो रहे हैं, जो घोषणा होते ही शुरू हो जा रहे हैं, ये चुनाव की कवरेज। आधे घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हरियाणा महाराष्ट्र के लिए तारीखों का ऐलान 4:30 बजे उम्मीद की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें होगा ये चुनाव क्यों अहम है, नरेंद्र मोदी के लिए क्यों अहम है, इस सरकार के लिए क्यों है, केंद्र सरकार के लिए क्यों अहम है और कांग्रेस के लिए क्यों अहम है। लोकसभा के बाद मोदी का यह पहला बड़ा टेस्ट होगा। दोनों राज्यों में कांग्रेस को सरकार बचाने की चुनौती है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव है, इस लिहाज से भी अहम है। हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन जो था लोकसभा चुनाव में वो टूट चुका है। अब हरियाणा में बीजेपी अकेली है, एचजेसी के साथ नहीं है। लोकसभा में दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन जीता था, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में और एचजेसी के साथ हरियाणा में। अब एचजेसी हरियाणा जनहित कांग्रेस जो पार्टी है कुलदीप बिश्नोई की, भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई की, उनसे रिश्ता टूट चुका है बीजेपी का। महाराष्ट्र काफी अहम, महाराष्ट्र और हरियाणा ये दोनों राज्य जहां ये चुनाव होने हैं, पहला टेस्ट ये मोदी का। ये कवरेज हम देखेंगे 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं यहाँ। वरिष्ठ सहयोगी हमारे विजय विद्रोही जी हमारे साथ हैं, अनिल आनंद जी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र के आंकड़े क्या कहते हैं? 288 सीटों की ये विधानसभा, जिसमें कुल सीटें जो 288 हैं उनमें कांग्रेस के पास 82, एनसीपी के पास 62 है, बीजेपी के पास 46, शिवसेना के पास 44, एमएनएस के पास 13 हैं, निर्दलीय 24 विधायक हैं और अन्य 17 हैं। ये पूरा आंकड़ा पलटने की कोशिश में होगी बीजेपी शिवसेना के बीच जो गठबंधन है, अभी वो सीटों के बंटवारे को लेकर वहां पर अभी रस्साकशी चल रही है। इसी तरह कांग्रेस एनसीपी में भी चल रही है। लेकिन पिछले महीने जो एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल कराया था उसमें क्या संकेत मिले थे? बीजेपी गठबंधन 210 सीटें जीत सकता है महाराष्ट्र में, 288 में से 210, यानी एक जबरदस्त स्वीप। कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 55 पर सिमट के रह जाएगा, एमएनएस के हाथ में सिर्फ 10 सीटें आएंगी और अन्य को 13 सीटें मिलेंगी। ये नीलसन का पोल बता रहा था, ओपिनियन पोल जो पिछले महीने एबीपी न्यूज पे आपने देखा। आज एक और ओपिनियन पोल आप देखेंगे महाराष्ट्र का। रात 8 बजे हम आपको अगला ओपिनियन पोल बताएंगे और देखेंगे ये स्थिति बदली है या क्या, अभी की स्थिति क्या है। ये एक महीना पहले जो स्थिति थी, बीजेपी प्लस जो उनके आपस का उनमें जो 210 थे वो किस तरह से बटी हुई थी। 122 बीजेपी की, 82 शिवसेना की, 3 आरपीआई 8 वाले की, स्वाभिमान पक्ष की 3, कुल मिलाकर 210 सीटें इस तरह से बट रही थी जो एक महीने पहले का ओपिनियन पोल था। बीजेपी बड़ी पार्टी, बड़ा दल, 122, लेकिन 122 अपने आप में अकेले तो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं। सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा कौन बताए थे लोगों ने इस ओपिनियन पोल में? मौजूदा सीएम, मौजूदा मुख्यमंत्री कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान 21% लोगों की पसंद इस ओपिनियन पोल में निकले थे। उद्धव ठाकरे 18% लोगों की पसंद, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस 16%, राज ठाकरे 8% और अजीत पवार 6%। इस तरह से जब यह सवाल पूछा गया कि सीएम के रूप में आपकी पहली पसंद क्या है, ये जवाब आए थे पिछले महीने। आज फिर 8 बजे आप अगला ओपिनियन पोल देखेंगे महाराष्ट्र का और देखते हैं यह आंकड़ा बदलता है या नहीं। तो यह स्थिति थी पिछले महीने। अब आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों का ऐलान होने वाला है और इस बीच पिछले 3-4 हफ्तों में दोनों गठबंधनों की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है। इसलिए विजय हमारे साथ हैं, अनिल जी हमारे साथ हैं और अरविंद हमारे साथ हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा विजय। जो पिछले 3-4 हफ्तों में जो गठबंधनों में जो राजनीति चली है उसको देखते हुए अभी क्या ये अभी भी यही कहा जाए कि बीजेपी गठबंधन जो है उसका वो बिल्कुल स्वीप करने की स्थिति में है?
देखिए, अगर पिछली बार के ओपिनियन के हिसाब से और पिछले और 15 दिन के हिसाब से हम देखें तो मुझे लगता है कि बहुत अग्रता जरूर बढ़ा के रखेगा जो हमारा नया ओपिनियन पोल आने वाला है। और जो गठबंधन, दोनों गठबंधनों में रस्साकशी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की भी बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर राजनीतिक दबाव डालने की रस्साकशी ज्यादा है। और जैसे आरपीआई के 58 या दूसरी छोटी पार्टियां, टिकटों की लड़ाई, टिकटों की लड़ाई है, मुझे लगता है वो ज्यादा है और वो शायद हो सकता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। और वो टिकटों की लड़ाई इतना नुकसान नहीं देगी अनिल जी कि कुछ बड़ा फेरबदल हो रिजल्ट में। देखिए, बड़े फेरबदल की तो कुछ फेरबदल से अगर आपका अभिप्राय ये है कि बीजेपी या गठबंधन ज्यादा सीटें लेगा तो हो सकता है, माहौल ऐसा है वहां पे। लेकिन जहां तक पहले सर्वे की आपने बात की, पृथ्वीराज चौहान की पॉपुलैरिटी की बात जो हुई, वो सारे फहरिस्त हैं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने के नाते। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। क्या आज के हमारे सर्वे में वो भी सर्वस्व रहते हैं वहां के नहीं रहते, ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि उनकी बड़ी खिलाफत थी अपने गठबंधन में। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों की ये पसंद है तो ये ट्रिब्यूट है उनके ऑनेस्ट होने की या उनकी छवि जो अच्छी बड़ी है। तो एक अगर ये फैक्टर रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के लिए। तो जहां तक आपने कांग्रेस शिवसेना, माफी चाहता हूं, शिवसेना और भाजपा गठबंधन की रस्साकशी की आपने बात की, तो शिवसेना की हाल ही के लोकसभा चुनाव में पहले से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उस परफॉर्मेंस को लेकर या देखते हुए कुछ उनमें उनका भी थोड़ा दबाव ज्यादा बढ़ेगा कि सीटें ज्यादा मांगे। हालांकि थोड़ा कुछ देर पहले, या 15 या 20 दिन पहले, तो वहां से ये भी आवाज निकली कि मुख्यमंत्री के दावेदार उद्धव खुद होंगे। हालांकि बाद में उस चीज को विड्रॉ भी कर लिया। तो ये एक रस्साकशी है। एवरीबॉडी वुड बी डिमांडिंग देयर पाउंड ऑफ फ्लैश, अगर मैं कहूं। जो बात विजय कह रहे हैं कि ये टिकटों की लड़ाई। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग से। आशीष, क्या खबर है, कब ये 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, 4:30 बजे किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाएगी। और जो हमें अभी तक सूत्रों से जानकारी, उसके मुताबिक हरियाणा में एक चरण में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी संभवतः एक ही चरण में चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव आयोग के अंदर ये विचार जरूर था कि 1 से 2 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाए। 27 अक्टूबर को हरियाणा का जो असेंबली है वो उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए संभव है कि 15 अक्टूबर के बाद की तारीखों का ऐलान किया जाए। अब से आधे घंटे में चुनाव आयोग की तरफ से इसका ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक चरण में हुए थे और एक ही दिन हुए थे, तो ये इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जाए? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद यही है कि दोनों राज्यों में चुनाव एक ही दिन एक चरण में ही कराए जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि बातचीत के प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के अंदर जरूर ये भावना थी कि महाराष्ट्र में इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाए। लेकिन हमें जो किशोर सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही संभावना ज्यादा प्रबल है कि दोनों राज्यों के चुनाव एक ही दिन एक ही चरण में कराने की आज आधे घंटे बाद घोषणा औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कर दी जाएगी। शुक्रिया आशीष आपका। अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, मोदी का पहला टेस्ट, बड़ा टेस्ट माना जा रहा है ये, लेकिन इसमें तो कोई ऐसे कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाली कि कोई सवाल उठाए, क्योंकि हमने देखा लोकसभा में कितना बड़ा कितने वोटों से आगे था बीजेपी गठबंधन दोनों राज्यों में। नहीं, हरियाणा में तो जिंदा हो गई पार्टी लगभग मार्जिन पे आ गई थी हरियाणा में पूरी तरह से। तो इस चुनाव में तो जिंदा, और लोकसभा चुनाव में तो पार्टी एकदम जिंदा हो गई, और जिंदा ही नहीं हुई, सबसे इस हालत में आ गई कि अपने पुराने सहयोगी को दरकिनार करने की हिम्मत कर सके। उससे मिलने का वक्त नहीं दिया बीजेपी अध्यक्ष ने, जिससे नाराज होकर वो अलग हो गए। महाराष्ट्र में भी असली जो बात है वो, हम तो अभी गठबंधनों की बात कर रहे हैं, एक एमएनएस भी अभी वहाँ है जिसने पिछली दफे और कई चुनावों में खेल बनाने बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और इस बार लोकसभा चुनाव में अगर इतना गैप है तो फिर चाहे एमएनएस हो या कोई और फैक्टर हो, वो कितना फर्क डाल देगा, क्या नतीजों पर फर्क डाल देगा? देखिए, 2 चीजें होंगी लोकसभा विधानसभा चुनाव। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ अरविंद जी, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी बिंदु पर। अभी इधर नासिक में जो हुआ है उस पर भी बात करनी है। वो भी अपने आप में एक दिलचस्प बात हुई है, जो नगर पालिका में एमएनएस का समर्थन किया कांग्रेस और एनसीपी ने। तो ये सब चल रहा है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। लोकसभा के बाद
नरेंद्र मोदी का पहला टेस्ट हम कह रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को, जिनका ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की 4:30 बजे और उम्मीद की जा रही है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हमने अभी ब्रेक पर जाने से पहले महाराष्ट्र में जो एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल था उसकी बात की कि वहाँ क्या नतीजे रहे थे पिछले महीने, और बताया आपको कि आज फिर एक ओपिनियन पोल हम करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं रात 8 बजे महाराष्ट्र का। लेकिन हरियाणा के ओपिनियन पोल के नतीजे भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं अभी वहाँ मौजूदा स्थिति क्या है विधानसभा में। हरियाणा कुल सीटें बटी हुई हैं, कांग्रेस की 40, आईएनएलडी 31, हरियाणा जनहित कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 6 और बीजेपी अभी के पास अभी सिर्फ 4 विधायक हैं। इन 90 सीटों में सिर्फ 4 विधायक हैं अभी बीजेपी के पास, अन्य 9 हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। ये पिछले महीने जो एबीपी न्यूज़ नीलसन का ओपिनियन पोल था उसमें भी इसी तरह की बात निकल कर आई थी कि बीजेपी को 43 सीटें मिल सकती हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 16, आईएनएलडी को 26, यानी दूसरी बड़ी पार्टी आईएनएलडी हो सकती है और अन्य को 2 सीटें। अब इस बीच बीजेपी और एचजेसी का गठबंधन भी टूट गया है। क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है बीजेपी के लिए? हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। शेष नारायण जी, बीजेपी एचजेसी का गठबंधन टूटना बहुत बड़ा असर डालेगा बीजेपी के नतीजों पर? हाँ, छोटे मोटे जो उनके वोट थे जो उनमें जुड़ के उनको कंपटीशन में ला सकते थे। एचजेसी का तो बहुत ज़्यादा फायदा न होता, लेकिन इनका बड़ा फायदा होता। लेकिन हमें लगता है कि चूँकि उम्मीदवारों के ज़्यादा चक्कर में उन्होंने जिस तरह से उनको बात किया था, वो 45 की बात तो कर रहे थे उनके बेचारे हमारे ही चैनल पे, और वो फिर उनको खिसिया के भागना पड़ा। तो ये कई बार ऐसा हुआ है। मैंने आप याद करिए रामविलास और लालू और कांग्रेस का जो बिहार का सीन हुआ था, तो एरोगेंस फैक्टर जो है इसमें लगता है कि इसमें बीजेपी का नुकसान हो रहा है। और आप पिछला सर्वे आपने दिखाया था, उसके बाद रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज हुई थी। आज जो आप सर्वे भी दिखाने जा रहे हैं, इसके बाद भी रीअलाइनमेंट आज महाराष्ट्र का, आज हरियाणा, आज यहाँ का नहीं है। आज महाराष्ट्र। और ऑलरेडी वीरेंद्र सिंह के आने से जो टर्नकूट्स हैं, जो उनके साथ आए हैं, जो पता नहीं किस पार्टी से कहाँ आए, जो कल तक बीजेपी के लोकल वर्कर को गरियाते रहे, लठियाते रहे हैं, वो सारे लोग अब उनके आदरणीय नेता होने जा रहे हैं। एमएलए का टिकट उनको मिल चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आने वाले समय में काम करने वाले हैं। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि कुछ फर्क उसमें अरविंद जी लगातार उस पर एक दिलचस्प बात बताते हैं। अरविंद जी के पास चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ अरविंद जी फिर से। जब अरविंद जी की बात करने की बारी आती है, ब्रेक का वक्त आ जाता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार है वहां देखेंगे वहां क्या हलचल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां दोनों जगह यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में। चुनौती है बीजेपी की, बीजेपी जिसने लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में और एचजेसी के साथ हरियाणा में। इसलिए ये बड़ा टेस्ट माना जा रहा है नरेंद्र मोदी का। अरविंद जी, बड़ा टेस्ट ये नरेंद्र मोदी का इस लिहाज से भी कि अगर इसमें वैसे नंबर आंकड़े नहीं आए जैसे लोकसभा में दिखे थे तो फिर कई सवाल उठेंगे। बड़ा टेस्ट इसलिए भी कि लोकसभा में बहुत बड़े आंकड़े आए, उससे भी बड़ा इसलिए कि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत बढ़िया ऐसी स्थिति में नहीं है। जैसे मजबूत जो उसके इलाके हैं उन इलाकों में इनकी गिनती नहीं होती। इससे भी ज़्यादा बड़ा टेस्ट इसलिए कि अभी कोई लीडरशिप बहुत साफ नहीं दिखाई देती कि एक लीडर के इर्द गिर्द, जो आमतौर पे विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में, और बीजेपी ये करती रही है कि किसी लीडर को प्रोजेक्ट करके उसके इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाए, वो इन दोनों राज्यों में ना अभी संभव लगता है, ना अभी कोई ऐसा दिखाई देता है। तो इसलिए ये मुश्किल है और वहाँ मोदी होंगे नहीं।
उनके 100 दिन का काम कम महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकारों का अपना रिकॉर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण। मोदी के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे लड़ रहे बीजेपी। चुनाव तो बीजेपी मोदी के नाम पे लड़ रही है, अशोक जी मोदी के नाम पे नहीं। हुडा विरोध के नाम पे लड़ेगी और चौहान विरोध के नाम पे लड़ेगी। बीजेपी के पास भले ही विरोध करने के लिए है, इनकम्बेंसी है, महाराष्ट्र में 15 साल की है, 10 साल की हरियाणा में है, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है वो मोदी है, वो गुजरात का मॉडल है, वो सुशासन है, वो केंद्र की उनकी 100 दिन की तथाकथित उपलब्धियां हैं। सवाल ये है कि क्या ये टिक पाएंगे। और जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि दोनों राज्यों में जो बीजेपी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है लीडरशिप। ना हरियाणा में उनके पास लीडरशिप है और गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद ये क्या इतनी बड़ी दिक्कत है कि नतीजों पर असर डाल दे? बिल्कुल नतीजों पर असर डालेगा, क्योंकि यानी नतीजा पलट दे। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो अभी लीडरशिप है वो ब्राह्मणों के हाथ है और महाराष्ट्र में ब्राह्मण चलते नहीं। एक पूरे महाराष्ट्र जब से बना है तब से एक ब्राह्मण वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, जोशी, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये इसका कुछ ऐतिहासिक तो आप कह रहे हैं मोदी का जादू जो लोकसभा में चला था वैसा नहीं चलेगा इन विधानसभा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे गठबंधन दोनों अनिल जी देखिए, मैं फिर उसी इम्तिहान की बात आपने शुरू की, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जादू कितना चलेगा, इम्तिहान बड़ा टफ होगा मोदी का इस बार। उसकी इम्तिहान की एक और डायमेंशन भी है जो हम लोग जिक्र तो किया, अरविंद जी ने कहा कि 100 दिन का कोई औचित्य होगा नहीं इसमें। मेरा मानना है कि 100 दिन का भी एक रेफरेंडम होगा उस पर भी, क्योंकि ये इन्हीं ने अपने लिए एक डेडलाइन रखी थी कि 100 दिन में सारे मंत्री ये करें या सरकार ये करे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये आज तो राजनाथ सिंह ने कहा, विजय जी, आज तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हम गृह मंत्रालय को T20 नहीं है, टेस्ट मैच है, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं 100 दिन की। नहीं, ये उन्होंने अपने संदर्भ में कहा, उन्होंने मोदी सरकार के संदर्भ में नहीं कहा उन्होंने। लेकिन आपकी बात सही है, उसके बाद 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और खुल के सवाल जवाब भी किए उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों जगह कांग्रेस वैसे ही बैकफुट पर है। एक जगह 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक जगह 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और दोनों जगह कांग्रेस में कहीं कहीं फूट भी है, कांग्रेस कमजोर भी हुई है। एक तो इसका स्वाभाविक लाभ मुझे लगता है मोदी को मिलेगा, और दूसरा जो मोदी का लोकसभा चुनाव के समय जो बना हुआ था वो जो ऑरा, वो मुझे लगता है उसको बीजेपी और अमित शाह कैश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोनों जगह प्रादेशिक स्तर के नेता भी जानते हैं कि वो मोदी के नाम पर ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह ऑलरेडी एक राइडर लगा चुके हैं। उन्होंने अपने स्टेट यूनिट्स को कहा है कि मोदी की इमेज की खंडन किया था, पर सिर्फ इसी पे मत चलिए। लेकिन एक बात जो अहम है कि मोदी, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे, ये रिजल्ट्स लोकसभा के इलेक्शन के साथ कंपेयर किए जाएंगे, तो इसलिए मोदी का टेस्ट होगा। वो जिस हिसाब से 48 में से 46 सीटें ले गए, एक तो नहीं सत्ता में आना ही हो गया ना। हाँ, एक तो विश्लेषण होगा कि इसने इतने क्षेत्रों में लोकसभा में आगे थे, इतने में ये हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, यहाँ जीते। लेकिन जनता की नजर में तो ये कि भाई सरकार बीजेपी की आ जाएगी तो जीत हो गई। जिस हिसाब से ये लोकसभा में इकट्ठा होकर लड़े थे, उस हिसाब में महाराष्ट्र में, हरियाणा में तो उन्होंने अपना पार्टनर को छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के जो लगातार झगड़े चल रहे हैं और उस झगड़ों में कमी अभी भी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। स्वीप किया था कांग्रेस ने हरियाणा में 2009 के लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद कितनी मुश्किल से सरकार बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। वो सिर्फ उस चुनाव वाले दिन तो बड़ा विश्लेषण हुआ, लेकिन उसके बाद तो लोग भूल गए, सरकार चलती रही। सरकार अभी भी हम भी यही कह रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये किसी को याद नहीं कि 2009 में बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए थे हुड्डा। तो ये अगर बीजेपी ने सरकार बना ली शेष नारायण जी, तो फिर कोई याद रखेगा कि कैसे बनाई, क्यों बनाई? वो वही बात है कि जो बीजेपी वहाँ महाराष्ट्र में पुअर कजिन थी, शिवसेना वहाँ मतलब उनका मुख्यमंत्री प्रेज्यूम्ड था कि वो था, और लेकिन वहाँ दूसरी जो दुर्दशा है जो अशोक और हम अभी अभी ताज़ा देख के आए हैं, जो एनसीपी और कांग्रेस में जो बीजेपी और शिवसेना की तरफ जाने की जो भगदड़ है, हालांकि कुछ लोग दिखाने को नमूने के लिए शिवसेना से भी उधर गए हैं, लेकिन वो जो लोकल लेवल पे भगदड़ है वहाँ का, जो खासतौर से नॉर्थ इंडियन जो ठाकुर व्यापारी है, वो आपस में बात करता मुझे पाया गया अभी गणेश चतुर्थी के आसपास कि भैया व्यापार भी तो करना है, मोदी से पंगा लेके। और तो पॉलिटिशियन वही लोग हैं, सिंह साहिबान ज़्यादा वहाँ पॉलिटिशियन, ये सारे फैक्टर्स। बॉम्बे और थाने की जो 100 सीटें हैं कांग्रेस का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, और वहाँ पे मुसलमान के अलावा इनके पास अब कोई नहीं है। दलित, मुसलमान और नॉर्थ इंडियन,
ये जो फैक्टर है, तो नॉर्थ इंडियन जो कि यूपी बिहार ज़्यादातर ईस्टर्न यूपी ज़्यादा था, ईस्टर्न यूपी बनारस मोदी का क्षेत्र है वहाँ के, तो वो सारे फैक्टर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे नॉर्थ इंडियन लीडरशिप है, वो बनारस में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, वो लोग टूट के मोदी को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और कांग्रेस में मुझे एक भी नेता, एक आध दो को छोड़ को, मोहन प्रकाश जी और कृपाशंकर, यानी इन लोगों के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला जो अपबीट हो कि हम बढ़ ही जाएंगे। बाकी लोग तो प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई देखो कहीं जुगाड़ बने। तो ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है ये।